स्वागत करता हूँ आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे गुहिल वंश की और हमने लास्ट क्लास में देखा था गुहिल वंश के संस्थापक से लेकर मोखल तक का शासन। तो मोखल का जो पुत्र होता है वो होता है राणा कुंभा। तो अब हम इस क्लास में जो बात करेंगे वो बात करेंगे राणा कुंभा की। तो हमने बात की थी राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के पिता का नाम था मोखल। क्या नाम था? मोखल। मोखल कौन थे? इसके पिता हुआ करते थे। और माँ का नाम क्या था? सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। तो सौभाग्य देवी किसकी माँ का नाम था? राणा कुंभा। तो ये तो हो गई माँ और ये हो गए पिता। तो पिता मोखल, माँ सौभाग्य देवी। तो राणा कुंभा भी क्या है, अपने पिता की तरफ वीर और साहसी हुआ करते थे। और इनके समय मेवाड़ की समृद्धि काफी ऊपर हो चुकी थी, क्योंकि ये अपने पिता से भी ज्यादा शासक हुआ करते थे और काफी साहस के साथ उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। अगर रणकपुर प्रशस्ति की बात करें, अगर रणकपुर प्रशस्ति की बात करें तो इन्होंने अपना राज्य काफी दूर आसपास के क्षेत्रों तक फैला दिया। जैसे कि हम बात करें बूंदी, अजमेर, मांडल, यहाँ तक अपने मेवाड़ राज्य को आगे बढ़ा दिया था। यहीं पर अगर हम बात करें तो सब मेवाड़ के 84 दुर्गों में सबसे ज्यादा 32 दुर्गों का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? राणा कुंभा को माना जाता है। तो इसी तरह राणा कुंभा के बारे में थोड़ा सा उसकी कार्य क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। तो हम पहली बात करते हैं 1437 को लेकर। 1437 ईस्वी की हम बात करते हैं। राणा कुंभा जिस समय मेवाड़ के शासक हैं, इस समय मांडू जैसे मालवा, तो मालवा के शासक हुआ करते थे महमूद खिलजी। कौन हुआ करते थे? महमूद खिलजी। कौन हुआ करते थे भाई? महमूद खिलजी। अब महमूद खिलजी इस समय कहाँ के शासक थे? मांडू के। और यहाँ पर मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा कुंभा। तो महमूद खिलजी के साथ इनके साथ क्या हुआ? राणा कुंभा का सारंगपुर का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया? सारंगपुर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ। और ये युद्ध किन के बीच में हुआ? मोहम्मद खिलजी प्लस राणा कुंभा, इनके बीच में हुआ। मोहम्मद खिलजी व राणा कुंभा के बीच। अब इस युद्ध में जीत किसकी हुई? ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जीत हुई कुंभा की। किसकी जीत हुई? राणा जीता। कौन जीता? राणा जीता। मतलब राणा की जीत हुई इस युद्ध के अंदर। इसे कौन सा युद्ध कहते हैं हम? सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। इसी के बाद में क्या था कि जब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अब जब सारंगपुर का युद्ध के अंदर महमूद खिलजी हार चुका है, तो वापिस तो जैसे ने क्या किया, इस युद्ध के 1437 के 6 वर्ष बाद में, यानी 1443 में, कब? 1443 ईस्वी में फिर से एक बार अटैक कर दिया मेवाड़ क्षेत्र में। हम बात कर सकते हैं कुंभा के क्षेत्र में है। लेकिन इस तरह इसने जो आक्रमण किया वो कहाँ पर किया? कुंभलगढ़ में। कहाँ आक्रमण किया? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन ये असफल आक्रमण रहा। लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कुंभलगढ़ में इस समय कुंभलगढ़ के बाण माता मंदिर को क्षति पहुंचाई। बाण माता मंदिर को क्या करी? क्षति पहुंचाई, या हम कह सकते हैं बाण माता मंदिर की तोड़फोड़ वहां पर कर दी। किसने? महमूद खिलजी ने। लेकिन फिर भी ज्यादा उसको सक्सेस से नहीं मिल पाई, वापस कुंभलगढ़ से लौट गया। कौन? महमूद खिलजी। अब हम थोड़ा सा अगर डेट के हिसाब से आगे चले तो हम आगे बात करते हैं 1453 में। देखो जिस तरह राणा कुंभा की ख्याति बढ़ती जा रही है, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य क्षेत्र को आगे बढ़ता हुआ। देखो राजा के बेटा, या हम ये कह सकते हैं कि जो उस समय रियासत काल में, राजपूत काल में युद्ध के 2 कारण हुआ करते थे। एक तो कारण ये था कि अपने पिता से, यानी अब इसी राजा को, किसी युवराज जब राजा बन जाता है तो उस राजा को अपने पिता से विरासत में मिली हुई रियासत को या उसके क्षेत्र को बढ़ाना, ये तो होता था पहला कारण। और दूसरा कारण होता था जाकी चोरी चौकी लागी वहां हथियार डाल दी। और कहने का अर्थ ये कि कई बार ये किसी रानी के लिए भी युद्ध किया करते थे और अधिकार युद्ध हुआ करते थे राज्य क्षेत्र को बनाने के लिए। किसे? राज्य क्षेत्र को। यहाँ पर भी यही था। अब राणा कुंभा अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जो रास्ते में आएगा उसे वो हराता जाएगा, उससे युद्ध करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो 1453 में इसने, राणा कुंभा ने क्या किया? मंडोर पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण किया? मंडोर पर आक्रमण कर दिया। अब इस समय मंडोर का शासक कौन है? तो मंडोर का शासक इस समय हुआ करता था राव जोधा। कौन हुआ करता था? राव जोधा। तो राव जोधा क्या हो गया? इसमें पराजित हो गए। मतलब कहने का अर्थ ये कि मंडोर पर आक्रमण किसने कर लिया? राणा कुंभा ने कर लिया, या हम कह सकते हैं मंडोर को जीत लिया। मंडोर को जीत लिया।
मंडोर को किसने जीत लिया? राणा कुंभा ने जीत लिया। कब जीता? 1453 ईस्वी में। इस समय यहाँ का मंडोर का शासक कौन थे? राव जोधा। अब राव जोधा से वो मंडोर रियासत जा चुकी है। राव जोधा इस समय मंडोर के, हम कह सकते हैं मंडोर के आगे मारवाड़ के जंगलों में जा चुके हैं उस जिला को छोड़कर। अब राणा कुंभा ने क्या किया, इसी मंडोर जो दुर्ग हुआ करता था, क्या? मंडोर दुर्ग, इस मंडोर दुर्ग से भैरव जी की प्रतिमा, भैरव जी की प्रतिमा वहां से, मतलब यहाँ से मंडोर दुर्ग से भैरव जी की प्रतिमा चित्तौड़ दुर्ग ले गए। कहाँ ले गए? चित्तौड़ दुर्ग ले गए। कहाँ ले गए भाई? चित्तौड़ दुर्ग ले गए। तो हम फिर से देखते हैं 1453 में राणा कुंभा ने मंडोर पर आक्रमण किया, मंडोर जीत लिया। इस समय यहाँ का शासक कौन था? राव जोधा इस समय यहाँ का शासक हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जो मंडोर दुर्ग था, इस मंडोर दुर्ग से भैरव जी की प्रतिमा ले जाकर चित्तौड़ दुर्ग में, या चित्तौड़ दुर्ग में ले जाकर स्थापित कर दी किसने? राणा कुंभा ने, ठीक है। हमने ये बात की थी मंडोर के आक्रमण की। अब देखो जाहिर सी बात है कि दोनों में दुश्मनी हो चुकी है, राव जोधा और राणा कुंभा में। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री को बैक करते हैं। तो राव जोधा के पिता का नाम क्या था? राव जोधा के पिता का नाम था रणमल। क्या नाम था? रणमल। और रणमल की बहन कौन थी? रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। अब हंसाबाई का पुत्र कौन था? मौखल। और मौखल का पुत्र कौन था? कुंभा। तो जाहिर सी बात है कि राव जोधा की बुआ राणा कुंभा की क्या हो गई? दादी हो गई। तो राणा कुंभा की दादी कौन थी? हंसाबाई। कौन थी भाई? हंसाबाई। तो हंसाबाई के पास पहुंच गया कौन? राव जोधा। और राव जोधा उससे कहता है कि भाई तेरे जो पोता है, तेरा जो पोता है राणा कुंभा, उससे मुझे अपना राज्य, अपनी रियासत वापस दिला दे। तो यहाँ पर हंसाबाई के कहने पे क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि हंसाबाई ने क्या किया कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करा दिया, अपने पौत्र और अपने भतीजे के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित करवा। जैसे कि राव जोधा की क्या थी? पुत्री हुआ करती थी। राव जोधा की क्या थी? एक पुत्री हुआ करती थी। पुत्री का नाम था श्रृंगारी देवी। क्या नाम था? श्रृंगारी देवी। क्या नाम था? श्रृंगारी देवी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुंभा, तो कुंभा के क्या थे? 2 पुत्र हुआ करते थे। कुंभा के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। कुंभा के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। एक बड़े पुत्र का नाम तो था उदयकरण। क्या नाम था? उदयकरण। और छोटे पुत्र का नाम हुआ करता था रायमल। क्या नाम था? रायमल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? रायमल के साथ कर दिया। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर श्रृंगारी देवी के साथ विवाह कर दिया। किसने कर दिया? राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह किसके साथ कर दिया? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। क्योंकि अब दोनों संधि बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात थी कि अब मंडोर उसे वापस करना पड़ेगा। तो मंडोर रियासत जो 1453 में राणा कुंभा ने जीत ली थी, अब वो वापस क्या करेगा? इसे वापस कर देगा 1453 ईस्वी के अंदर। 1453 में वापस कौन कर देगा? या हम कह सकते हैं यहाँ पर 1453 में जो मंडोर रियासत जीती थी, वो वापस कुंभा किसे कर देगा? राव जोधा कर देगा। और इसे कहा गया आवड़ बावड़ की संधि। क्या कहा गया? आवड़ व बावड़ की संधि। क्या कहा गया? आवड़ व बावड़ की संधि। क्या कहते हैं इसे? आवड़ व बावड़ की संधि। तो रावण बावड़ की संधि में क्या हुआ? यहाँ पर दोनों के बीच में संधि हो गई, राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में संधि हो गई। और आवड़ बावड़ की संधि के तहत इसने क्या किया? अपनी पुत्री, राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? रायमल के साथ। और वादे के मुताबिक राणा कुंभा ने मंडोर किसे वापस सुपुर्द कर दिया? राव जोधा वापस सुपुर्द कर लिया। तो हम ये बात कर रहे हैं 1453 तक की। अब जो हम थोड़ा सा फिर बैक जाते हैं, तो यहाँ पर क्या था कि जो यहाँ महमूद खिलजी, जिसने यहाँ पर अटैक किया 1437 में, फिर से कौन अटैक किया? 1443 में। एक बार फिर से क्या करेगा? अटैक करेगा। एक बार फिर से अटैक करेगा, आपकी बार प्लानिंग के साथ, टीम के साथ अटैक करेगा। देखो काफी पावरफुल शासक है कुंभा काफी पावरफुल शासक है। तो एक बार फिर से अटैक करेगा। तो अटैक किस तरीके से करेगा? आपकी बार और अच्छी से प्लानिंग के साथ करेगा। तो प्लानिंग क्या थी? जिस समय महमूद खिलजी मालवा का शासक था और राणा कुंभा मेवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। तो लिख देता हूँ 1400 दिख रहा है, 1456 के बीच में क्या हुई? चंपानेर की संधि हुई। क्या हुई? चंपानेर की संधि हुई। ठीक है, चंपानेर की संधि हुई। किस किस के बीच में हुई? कुतुबुद्दीन, यहां हम लिख देते हैं पहले, महमूद खिलजी व
कुतुबुद्दीन के बीच में, कुतुबुद्दीन के मध्य में। इसे क्या कहा जाता है? चंपानेर की संधि। अब दोनों ने मतलब मालवा ने और गुजरात ने मिलकर किस पर अटैक कर दिया? मेवाड़ पर। लेकिन राणा कुंभा ने इसे क्या कर दिया? विफल कर दिया। क्या कर दिया? विफल कर दिया। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे संधि विफल हुई, हम कह देंगे विफल कर दिया। मतलब यहाँ पर जो संधि की गई थी, ये संधि विफल हो चुकी, क्योंकि जो इनका जो टारगेट तो पूरा हुआ ही नहीं। तो यहाँ दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि हम मेवाड़ पर आक्रमण कर लेंगे, और जब मेवाड़ हम जीत लेंगे तो आधा हिस्सा तेरा, आधा हिस्सा मेरा लेंगे, चूंकि इनके सपने अधूरे रह गए। हम कहते हैं ना कि आज कहावत है हमारे यहाँ पर कि मन के लड्डू फीके क्यों, फीके भी तो अधूरे क्यों। तो यहाँ पर यही हुआ। तो महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन के बीच चंपारण की संधि कब हुई थी? 1456 में थी। दोनों की संधि टूट चुकी है। ठीक है, एक बार फिर से हम पूरा रिपीट कर लेते हैं। राणा कुंभा जिसने 1433 से 1468 तक शासन किया। पिता का नाम मौखल था, पिता का नाम था मौखल, और माँ का नाम था सौभाग्य देवी। ठीक है, तो मौखल और सौभाग्य देवी का पुत्र राणा कुंभा 1433 में शासक बनता है, 1468 तक शासन करता है। अब थोड़ा सा इसकी जिंदगी कार्यकाल पर जाने तो हम देख सकते हैं 1437 में मांडू यानी मालवा के शासक महमूद खिलजी ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया राणा कुंभा के ऊपर। तो राणा कुंभा और महमूद खिलजी में जो युद्ध हुआ वो हुआ 1437 से, कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं इसे? सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में राणा कुंभा की क्या हो गई? जीत हो गई। क्या हो गई? जीत हो गई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो ये जो महमूद खिलजी है ये हार नहीं मानेगा, एक बार फिर से अटैक करेगा, एक बार फिर से ये अटैक करेगा। तो 1443 के अंदर इसने फिर से क्या किया? अटैक कर दिया मेवाड़ पे। और कुंभलगढ़ के जो बाण माता का मंदिर था वहां पर अटैक कर दिया किसने? वहां पर अटैक कर दिया किसने? महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी से कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन बाण माता के मंदिर को उसने तोड़ दिया, फोड़ दिया, उस मूर्ति को उसने तोड़ दिया जो बाण माता की मूर्ति थी, शक्ति पहुंचाई उसे। उसी के बाद 1453 में इसने क्या किया? राणा कुंभा ने अटैक कर दिया मंडोर पर। कहां पर अटैक कर दिया? मंडोर पर। मंडोर का इस समय शासक कौन हुआ करता था? राव जोधा। हम कह सकते हैं कि राठौड़ वंश का राव जोधा उस समय कहाँ का शासक था? मंडोर का। मंडोर पर आक्रमण कर इसे जीत लिया राणा कुंभा ने। लेकिन राव जोधा के पिता का नाम क्या था? रामबन। रामबन की बहन का नाम क्या था? हंसाबाई। और हंसाबाई के पुत्र का नाम क्या था? मौखल। और मौखल पुत्र किसका था? कुंभा। इस तरीके से देखा जाए तो राव जोधा के बुआ का पुत्र कौन था? राणा कुंभा। तो राव जोधा हंसाबाई के पास पहुंच गया, अपनी बुआ के पास पहुंच गया, भाई तेरे पुत्र से मेरा खोई हुई रियासत, उसने मेरी रियासत छीनी हो, मुझे वापस दे दे। तो यहाँ पर हंसाबाई के ने क्या किया? दोनों के बीच में विवाह संबंध स्थापित करा दिया, राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। तो यहाँ पर क्या था? राव जोधा की पुत्र जिनका नाम सिंगारी देवी हुआ करता था, सिंगारी देवी का विवाह हो गया कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। किसके साथ हो गया? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसे कहते हैं आवड़ बावड़ की संधि। ठीक है, 1453 में संधि का समय माना गया है, कहीं जगह 1458 भी लिखा हुआ है, लेकिन 1453 सही माना जाएगा। तो 1453 में आवड़ बावड़ की संधि हुई। संधि के तहत राव जोधा को वापस मंडोर सुपुर्द कर दिया किसने? राणा कुंभा ने। ठीक है, 1456 में फिर से एक बार चंपानेर की संधि हुई। संधि किसके बीच में हुई? जो एक बार 1437-1443 में हारा हुआ महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच में। तो इन दोनों की संधि का टारगेट यह था कि हम मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे, मेवाड़ को जीत लेंगे, और मेवाड़ को जीतने के बाद दोनों बराबर हिस्से में बांट लेंगे। लेकिन चूंकि इनका टारगेट पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि इस समय कुंभा काफी पावरफुल शासक हुआ करते थे। तो ये संधि जो 1456 में हुई, जिसे कहा जाता है चंपानेर की संधि, संधि वापस कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि दोनों इस समय हार चुके थे। हालांकि फरिश्ता जैसे लेखक के इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ पर राणा कुंभा ने क्या किया? इन दोनों से डर के इन दोनों को फिरौती दी, हम कह सकते हैं इन दोनों से क्या था, इन दोनों को कुछ धनराशि दी, उसके बाद इन दोनों को वापस भेज दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकार यही मानते हैं कि यहाँ पर युद्ध तो हुआ, लेकिन दोनों हार गए, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन दोनों हार गए। लेकिन फिलहाल हमें ये याद रखने की जरूरत है कि 1456 में चंपानेर की संधि हुई, किस किस के बीच में? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के बीच में हुई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कि ये तो थे इसकी युद्ध की नीति, अब इसने कहाँ युद्ध किया था राणा कुंभा ने। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा इधर और फोकस करते हैं, एक बार और थोड़ा सा मिटा देता हूँ। जब ये 1437 के ऊपर इन सारंगपुर का जब युद्ध हुआ था, जब 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जब राणा कुंभा जीत गए थे, जीत की खुशी में उन्होंने क्या किया? 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य विजय स्तंभ बनवाया। क्या बनवाया? विजय स्तंभ बनवाया चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ बनवाया? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, विजय
स्तंभ बनवाया 1440 से 1400 ईस्वी के मध्य। जब 1437 पड़ा, सहारनपुर का युद्ध किसने जीत लिया? राणा कुंभा ने जीत लिया। तो इस विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया? 1440 से 1449 के मध्य विजय स्तंभ बनवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, ये बात हमें थोड़ा देखने से रह गए थे। ठीक है, राणा कुंभा के कार्यों से रिलेटेड। तो राणा कुंभा के कार्य स्थापत्य कला क्या थी? राणा कुंभा ने 84 दुर्गों, मतलब मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसे 32 दुर्गों का निर्माण करता भी कहा जाता है राणा कुंभा को। देखो, राणा कुंभा जिस समय शासन करते हैं उस समय स्थापत्य कला के अंदर भी मेवाड़ काफी आगे था, काफी समृद्धि में था। पैसे वगैरह इन समय धन दौलत में तो था ही, इसके अलावा इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी और इसकी स्थापत्य कला भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसमें जैसे अचलगढ़, सिरोही, बैराट, कुंभलगढ़ आदि जैसे दुर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्ग है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने पहले बार देखा था कि सहारनपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर और उसके उपलक्ष्य के अंदर क्या किया? विजय स्तंभ का निर्माण कराया चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो उसकी जो चौड़ाई हुआ करती थी तो 30 फीट थी, उसकी जो ऊंचाई थी 122 फीट थी और 9 मंजिला इमारत हुआ करती थी। बाद में इसकी 2 मंजिल ढह जाती है। ठीक है, इससे बाद में स्वरूप सिंह द्वारा पुनर्निर्माण करवाया जाता है। 90 लाख रुपए से वापिस 90 लाख रुपए इस विजय स्तंभ को बनाने में खर्च हुए। ये कुछ इतिहासकार मानते हैं और इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। किसे? विजय स्तंभ को। ठीक है, वहीं पर हम बात करें आगे कुंभलगढ़ की। तो कुंभलगढ़ का निर्माण करता है कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। और राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था 1448 से 1458, यानी हम कह सकते हैं कि 1448 में कुंभलगढ़ की नींव रखी और 1458 में इसका इनॉग्रेशन हो गया, मतलब कुंभलगढ़ बनकर तैयार हो गया। इसके शिल्पी जो थे वो मंडन हुआ करते थे। इसी कुंभलगढ़ के अंदर छोटा दुर्ग भी इसे कहते हैं लघु दुर्ग या कटारगढ़। ठीक है, छोटा दुर्ग से कहते हैं लघु दुर्ग, कटारगढ़। ये क्या है? कटार की आकृति का बनाया हुआ है, इसे कहा गया कटारगढ़ दुर्ग। और अब्दुल फजल द्वारा इसके ऊपर एक कथन लिखा गया। अब्दुल फजल द्वारा इस कटारगढ़ के ऊपर एक कथन कहा गया कि ये इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे से देखने वाला व्यक्ति की सर से पगड़ी नीचे गिर जाए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखे गए। भाई देखो, ये ग्रंथ ये ग्रंथ इसने रचे। संगीत राज, संगीत मीमांसा आदि ग्रंथ इसने रचे। ठीक है, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर इसने टीका लिखी। गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर क्या लिखी? इसने टीका लिखी। तो यही बात चल रही थी राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा की मृत्यु कैसे होती है? देखो, राणा कुंभा 1433-1468 तक राणा कुंभा ने शासन किया। जैसा कि हमने देखा था कि कुंभा के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। ठीक है, तो बड़े पुत्र का नाम क्या था? उदयकरण। क्या नाम था? उदयकरण। और छोटे पुत्र का नाम क्या था? रायमल। क्या नाम था? रायमल। तो बड़े पुत्र उदयकरण ने क्या कर दी? राणा कुंभा की हत्या की। वो किस तरह की? क्योंकि यहाँ पर उदयकरण क्या है कि सत्ता की चाह में उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि मामा देव कुंड नामक एक तालाब हुआ करता था। मामा देव तालाब लिख देते हैं सीधा। मामा देव एक तालाब हुआ करता था जहाँ पर राणा कुंभा स्नान कर कर बाहर निकल रहे थे। अब जिस समय इसकी आखिरी समय था उस समय इसके एक रोग भी हुआ था, उसे कहते हैं उन्माद रोग। कौन सा रोग था? उन्माद रोग। तो उन्माद रोग से वैसे ग्रसित था कौन? राणा कुंभा। ऊपर जिसके बड़े पुत्र ने इसे और मार दिया। तो मामा देव तालाब से अब स्नान निकल रहा था, उसमें धोखे से उदयकरण ने इसके पीठ पे खंजर मारकर इसकी हत्या कर दी, इसकी राणा कुंभा की। और इसके आखिरी समय में से कौन सा रोग था? उन्माद रोग था। कई के कारण राणा कुंभा की हत्या, राणा कुंभा की मृत्यु हो गई। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि उसके बड़े पुत्र उदयकरण ने उसे राज्य की चाह में, सत्ता की चाह में राणा कुंभा की हत्या कर दी। अब 1468 में राणा कुंभा का बड़ा पुत्र, क्योंकि हम आगे लिख भी देते हैं, यस यहाँ पर लिख लेते हैं, 1468 में यहाँ पर शासक बन चुका है कौन? उदयकरण। कौन बन चुका है? उदयकरण। और उदयकरण ने 1468 से 1473 तक शासन किया। कहाँ पर? मेवाड़ पर। कहाँ पर शासन किया? शासन मेवाड़ पर। कहाँ पर? मेवाड़ पर शासन किया। इसके बाद में 1473 में क्या होता है? इसका छोटा भाई रायमल इससे युद्ध करता है और रायमल और उदयकरण के बीच में युद्ध होता है दादिमपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? दादिमपुर का युद्ध। दादिमपुर का युद्ध होता है और इस युद्ध में रायमल की विजय होती है, उदयकरण हार जाता है। हार के बाद ये मालवा की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मालवा की ओर भाग जाता है। मालवा की ओर कौन भाग जाता है? उदयकरण भाग जाता है। जहाँ पर कहा जाता है कि झालावाड़ के पास बिजली गिरने से ये हम लिख सकते हैं बिजली
गिरने से मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? उदयकरण की मौत हो गई। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रणकुंभा, रणकुंभा इसके कार्य की हम बात कर रहे थे, तो मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करता किसे कहा जाता है? रणकुंभा। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण भी अचलगढ़, सिरोही, बैराट, कुंभलगढ़ आदि कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग जो रणकुंभा द्वारा बनवाए गए थे। विजय स्तंभ जो रणकुंभा द्वारा बनवाया गया था, कब बनवाया गया था? 1437 में, जब वो मालवा के शासक महमूद खिलजी जीत जाता है, तो विजय के उपलक्ष्य में इसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसकी चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई इसकी होती है 122 फीट। ठीक है, और हम बात करें तो इसकी जो 9 मंजिला इमारत है और 90 लाख का इसमें खर्चा आया और भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। ठीक है, कुंभलगढ़ का निर्माण भी रणकुंभा ने करवाया। 1448 से 1458 के मध्य रणकुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, जिसके शिल्पी हुआ करते थे मंडल। कौन हुआ करते थे? मंडल। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर लघु दुर्ग भी इसे कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग। अब ये भी कहा जाता है जहाँ चित्तौड़ छोड़कर कटारगढ़ में ही। ठीक है, कटारगढ़ में रणकुंभा रहा करता था। और संगीत राज संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथ इसने रचना की। गीत गोविंद संगीत रत्नाकर पे इसने टीका ली किसने? रणकुंभा ने। ठीक है, अब रणकुंभा के 2 पुत्र हुआ करते थे, उदयकर्ण और रायमल। तो बड़े पुत्र ने राज्य की चाह में रणकुंभा की क्या कर दी? हत्या कर दी। रणकुंभा के अंतिम समय उसे एक रोग हुआ करता है, इस रोग का नाम था उन्माद रोग। तो उन्माद रोग से तो वैसे ही वो ग्रसित था, या उससे वैसे ही वो परेशान था, ऊपर से उसके बेटे ने और उसे मार दिया। ठीक है, अब रायमल जो है, रायमल जो है वो तो राजा बन नहीं पाता। राजा कौन बन गया? उदयकर्ण बन गया। तो 1468 में अपने पिता को मारकर उदयकर्ण क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। और इसी उदयकर्ण को क्या कहा गया? मेवाड़ का पितृहंता। क्या कहा गया? मेवाड़ का पितृहंता। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मेवाड़ का पितृहंता, क्योंकि अपने पिता को मारा इसने, तो मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा गया? उदयकर्ण को कहा गया। मामादेव तालाब से कुंभा नहाकर बाहर निकल रहा था, तो पीछे खंजर से या धोखे से उदयकर्ण ने रणकुंभा को मार दिया। तो अब यहाँ पर 1468 से 1473 शासन कौन कर रहा है? उदयकर्ण शासन कर रहा है। रायमल क्या करता है? दादीपुर के युद्ध में उदयकर्ण को पराजित कर देता है और 1473 में खुद शासक बन जाता है। कौन? रायमल। अब इसके बाद में उदयकर्ण क्या करता है कि मेवाड़ छोड़कर मालवा की तरफ चला जाता है, या झालावाड़ के पास बिजली गिरने से उदयकर्ण की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रणकुंभा की कुछ उपाधियों के बारे में, तो रणकुंभा जो है, रणकुंभा की कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां भी हैं। कुछ उपाधियां दी गई थी उस समय तत्कालीन शासकों के द्वारा, कुछ संगीत के द्वारा, कुछ विद्वानों के द्वारा। उन उपाधियों को हम देख लें तो अभिनव भट्टाचार्य इस उपाधि दी गई थी रणकुंभा को। तो ये अभिनव भट्टाचार्य इसलिए रणकुंभा को कहा जाता था क्योंकि ये संगीत ग्रंथों के रचयिता हुआ करते थे। संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन हुआ करते थे? रणकुंभा। जैसे कि हमने देखा था संगीत राज, संगीत मीमांसा, गीत गोविंद, टीका लिखी गई, इसके लिखे गए। ठीक है, हाल गुरु और शैल गुरु। ठीक है, अब ये अगली इनकी उपाधि है हाल गुरु और शैल गुरु, जो कि पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण, पहाड़ी दुर्गों के विजेता होने के कारण क्या कहा गया? हाल गुरु, शैल गुरु। छाप गुरु ने क्यों कहा गया? छाप गुरु ने कहा गया छापा मार पद्धति से युद्ध करने के कारण। छापामार पद्धति से युद्ध करा करते थे कौन? रणकुंभा। इसलिए क्या कहा गया? छाप गुरु कहा गया। हिंदू सुल्तान ने मुस्लिम शासकों द्वारा कहा गया। किनके द्वारा कहा गया? मुस्लिम सुल्तानों द्वारा या मुस्लिम शासकों द्वारा उपाधि दी गई। मुस्लिम शासकों द्वारा उपाधि दी गई। किन्हें दी गई? रणकुंभा को। क्या दी गई? हिंदू सुल्तान। दान गुरु मतलब दानवीर होने के कारण ये दान गुरु कहा गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राय रासो, रणो रासो। उसके बाद हम देखते हैं अशुपति और विद्वानों के आश्रय दाता होने के कारण क्या कहा गया? राय रासो, रण रासो। इनके समय काफी विद्वान भी रहा करते, तो हम थोड़ा और आगे देख लेंगे। ठीक है, विद्वानों के आश्रय दाता होने के कारण रण रासो, राय रासो कहा गया। ठीक है, अश्वपति मतलब एक अच्छे घुड़ सवार होने के कारण, घुड़ सवार होने के कारण, एक अच्छा घुड़सवार होने के कारण क्या कहा गया? अश्वपति कहा गया। नरपति ने क्यों कहा गया? कि उन्हें कहा गया मानवों में श्रेष्ठ। उस समय के मानवों में सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया? कुंभा को माना गया, इसलिए इन्हें कुछ उपाधियां दी गई। जैसे अभिनव भट्टाचार्य, संगीत ग्रंथों के रचयिता होने के कारण क्या कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। ठीक है, हम बात करते हैं फिर हाल गुरु और शैल गुरु की। पहाड़ी दुर्गों में विजेता होने के कारण से क्या कहा गया? हाल गुरु या शैल गुरु। इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण भी करवाया आखिर में। ठीक है, छाप गुरु क्यों कहा गया? इन्हें छापामार
शक्ति से युद्ध करने के लिए, ठीक है। हिंदू सुल्तान क्यों कहा गया इन्हें? मुस्लिम शासकों द्वारा एक उपाधि इनको दी गई हिंदू सुल्तान, मतलब हिंदुओं का सुल्तान, ठीक है। हमारे राजस्थान में क्या होता है कि हम न को न लगाते हैं, ठीक है, तो सुल्तान सुल्तान जैसे पानी को पानी कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिंदू सुल्तान जो कि मुस्लिम शासकों द्वारा इन्हें क्या कहा गया? हिंदुओं का सुल्तान। दान गुरु इन्हें कहा गया क्योंकि दानवीर थे। अब इनकी उपाधि राय रासो राणा रासो, क्योंकि विद्वानों के आश्रयदाता उन्हें क्या कहा गया? राय रासो या राणा रासो। अश्वपति मतलब घुड़सवार, एक अच्छे कुशल घुड़सवार, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुशल घुड़सवार होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? अश्वपति कहा गया। नरपति मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? नरपति कहा गया। अब इसी तरीके से हमने पहले देखा भी था कि राणा कुंभा की हत्या कर दी गई किसके द्वारा? उदयकरण के द्वारा। देखा कि उदयकरण ने शासन किया था 1468 से 1473 तक। अब 1473 में जब रायमल दादिमपुर के युद्ध में उसे पराजित कर देगा तो अब रायमल बन जाएगा शासक 1473 में। 1473 से 1409 तक 1509 तक शासन कौन करेगा? रायमल करेगा। रायमल की पत्नी का नाम क्या था? श्रृंगारी देवी। क्या नाम था? श्रृंगारी देवी। इस श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़गढ़ के अंदर, या हम कह सकते हैं चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? श्रृंगारी देवी ने करवाया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।